हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार फिर से मैं आपका मनोज सर वेलकम करता हूं सभी लोगों का। और एक आज फिर से हम लोग एक और नया चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा एक्चुअली मुझे थोड़ा सा बिट कोल्ड है, लेकिन फिर भी जैसी मेरी आवाज़ है हम लोग उसी आवाज़ में हम लोग साथ रहेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए चैप्टर के बारे में। अब ये चैप्टर कौन सा होगा, क्या होगा, अभी इसी को तुरंत अभी थोड़ी देर में रिवील करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आप लोगों से बात हो जाए। तो जिन स्टूडेंट्स ने मुझे सब्सक्राइब किया है वो एक्चुअली आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑफ ऑल, और सब लोग वीडियोस देख रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका यही चैनल है जिसका नाम है ट्रिपल जे क्लासेस, और ट्रिपल जे क्लासेस में मैं होता हूँ हमेशा आपके साथ कोई ना कोई एक नए टॉपिक के साथ। और रिसेंटली अब हमारे पास कुछ एक चैप्टर बचे हैं, लास्ट यूँ कहीं तो ये सेकंड लास्ट चैप्टर होगा, तो अब तक हमारे 12th के सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग जो ग्रामर के इश्यूज़ हैं उन पे बात करेंगे। इसके अलावा कंप्रेंशन के जो इश्यूज़ हैं वो बात करेंगे। तो ये जो जर्नी है ये चलती रहेगी, आप हमारे साथ बैठिए चिपक के और देखते रहिए ट्रिपल जे क्लासेस। और ट्रिपल जे क्लासेस में हमेशा हम आपके लिए हर एक नई चीज़ को अच्छी तरीके से लाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा जो एफर्ट हमारा चल रहा था हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए था, और ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह से इस चीज़ को समझें और उसको अपने एग्ज़ाम्स में एक्सेल करने की कोशिश करें। यही मेरा जो सबसे एकमात्र एक मोटिव है आप लोगों को, ताकि मेरा मोटिव यहाँ पे सर्व हो और सब लोग अच्छे से मार्क्स लेकर आए हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये एक मेरा एक एफर्ट रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से बिना लेट किए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है आपकी जो फ्लैमिंगो बुक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है पोएट एंड पैनकेक्स। हालांकि इट वाज अ डिलीटेड चैप्टर, अब इस बार फिर से इसको शामिल किया है। तो स्पेशली कुछ बोर्ड्स में जहाँ सीबीएसई बोर्ड्स पढ़ाया जाता है, तो अब हम लोग वापस बात करेंगे इसी चैप्टर को लेके, पोएट एंड पैनकेक्स को लेके। तो पहले तो ये जो इसका जो टाइटल है पोएट एंड पैनकेक्स, तो थोड़ा सा हम बात कर लें कि पैनकेक्स क्या चीज़ है। पैनकेक्स एक्चुअली ये एक मेकअप मटेरियल हुआ करता था, और ये एक तरह से कहें तो एक ब्रांड हुआ करता था जेमिनी स्टूडियो में। और अगर इस चैप्टर की बात करें, इस टाइटल की बात करें, तो यहाँ पे इसके जो राइटर हैं अशोका मित्रन अपने उन पुराने दिनों को याद करते हैं जो जेमिनी स्टूडियो में वो काम किया करते थे। तो जेमिनी स्टूडियो में एक तरह से 1952 के आसपास जेमिनी स्टूडियो की जो हालत थी वो यहाँ पूरी तरह से बताई गई है कि किस तरह से वहाँ पे लोग थे, कितने टैलेंटेड लोग हुआ करते थे, और किस तरह से जेमिनी स्टूडियो को वो हेड करते थे, और इसमें बाकी के लोगों का क्या रोल था, और किस तरह से कौन किसके कैरियर को कितना ऊंचाइयों तक लेके जाता था। ये सारी बातें इस चैप्टर में अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। हालांकि इसमें कुछ पॉइंट्स की भी बात कही है। इसमें जेमिनी स्टूडियो का जो नंबर 2 है, जिसे हम लोग जानते हैं सुबु के नाम से, ऑफिस बॉय के नाम से, वो बहुत ही टैलेंटेड था और लोग उसे थोड़ा पोइट के रूप में भी जानते थे। उसने कुछ पोएम्स भी लिखी थी, पोइट्री पे भी उसने लिखा था। इसके अलावा एक स्पेशल इस पोइट के बारे में बात हुई है इस चैप्टर में, जो जेमिनी स्टूडियो आता है, और उसके बाद में हालांकि नरेटर को तो बाद में पता लगता है कि ही वो स्टीफन स्पेंडर की स्पीच, स्टीफन स्पेंडर यहाँ आया था। इसके अलावा एक फ्रैंक बुचन की भी बात हुई है, बुचामन की। और फ्रैंक बुचामन के बारे में ऐसा कहा था वो भी अपने 200 के एक लोगों का एक ट्रुप लेके जेमिनी स्टूडियो आया था, और वहाँ 2 बड़े उन्होंने प्ले किए थे। एक तो जॉनथम वैली और द फियर ऑफ फैक्टर, ऐसे करके कुछ 2 प्ले वहाँ पे किए थे। तो वो दोनों के दोनों वो प्ले वो किस तरह से वहाँ पे किए गए। उसके बाद कुछ उनके इंडिया में भी कह रहे कि मद्रास के आसपास जो मूवीज शूट होती थी उनके शूटिंग में भी थोड़ा चेंज आया। वहाँ के उसमें जो मूवीज़ में जो सीन डाले जाते थे वो थोड़े से चेंज करके, क्योंकि वहाँ जॉनथम वैली में जिस तरह के सीन दिखाए गए थे सनराइजिंग और सनसेट के, वो बाद में आगे कॉपी किए गए बाकी और मूवीज़ में। तो मूवीज़ बनाना कितना आसान है, किस तरह की चीज़ें हैं, वो सारा आपको यहाँ बताया जाएगा इस जेमिनी स्टूडियो में। तो ये था इसके टाइटल के बारे में। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसकी स्टोरी को लेकर, क्या इसमें चीज़ उठाई गई है और किस तरह का है। स्पेशली हमें इसमें स्टोरी ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलेगी, हालांकि कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग जान जरूर लेंगे कि उन कैरेक्टर्स को लेकर किस तरह से यहाँ पे चीज़ें होती थी। तो जेमिनी स्टूडियो में बहुत सारे लोग थे, काम करते थे। यहाँ पे बहुत सारा मेकअप मटीरियल लाया जाता था जो पैनकेक के नाम से जाना जाता था, और यहाँ अलग अलग तरह की जेमिनी स्टूडियो को अगर आप ठीक से देखें तो ऐसा लगता था ये
हेयर कटिंग सैलून ज़्यादा लगता था, स्टूडियो के बजाय हेयर कटिंग सैलून लगता था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिनको अलग अलग काम दिया हुआ था। अब अगर बात करें जैमिनी स्टूडियो को, तो शुरू में इस जैमिनी स्टूडियो को एक बंगाली ने वहाँ हेड किया था। बंगाली वहाँ पे रहा था इसका मुख्य इंचार्ज। और बंगाली जब एक बार इतना काफ़ी बड़ा हो गया और काफ़ी उसने नाम कमा लिया, उसके बाद उसे अच्छा नहीं लगा यहाँ पे काम करना, उसकी पर्सनालिटी को मैच नहीं कर रहा था, इस वजह से उसने जैमिनी स्टूडियो छोड़ दिया। उसके बाद में एक महाराष्ट्रियन आया, उसके बाद एक क्रिश्चियन आया, और इस तरह से जैमिनी स्टूडियो को देखे तो हर तरह के लोगों ने उसे एक तरह से रूल किया है। और यहाँ अशोक मित्रन कह रहा है कि मैं ये कहूँ कि अगर बात करें अगर नेशनल इंटीग्रिटी की, राष्ट्रीय एकता की, अखंडता की, तो वहाँ जैमिनी स्टूडियो मुझे लगता है कि दूरदर्शन और रेडियो जो आपके आकाशवाणी हुआ करते थे उनसे पहले एक बहुत बड़ा काम कर रहा था। बहुत ही एक अच्छा एक एग्जाम्पल सेट कर रहा था, क्योंकि जैमिनी स्टूडियो में हर एक रिलीजन के, हर एक कम्युनिटी के लोग वहाँ पे काम करते थे, जिनका अलग अलग उनका काम हुआ करता था। तो एक तरह से माने तो जैमिनी स्टूडियो एक नेशनल इंटीग्रिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हुआ करता था उन दिनों, जब दूरदर्शन और या रेडियो जब तक नहीं आए थे। 1952 के आसपास की बातचीत यहाँ बताई जा रही है। तो ये तो थोड़ा सा बात हो गई जैमिनी स्टूडियो के बारे में। अब जैमिनी स्टूडियो में किस तरह के कैरेक्टर हैं और वो उनका क्या क्या रोल रहता है। तो जैमिनी स्टूडियो में हालांकि एक बॉस के बारे में बताया जाता है कि बॉस के साथ एक बंदा है जिसका नाम ऑफिस बॉय है। ऑफिस बॉय हालांकि वो यहाँ जो नंबर बात हुई है सुबू, जिसका नाम जो नंबर 2 आता है यहाँ पे जैमिनी स्टूडियो में, नंबर 2 के नाम से जाना जाता है। और ये हमेशा बॉस के साथ आसपास देखने को मिलता है। लेकिन ये एक बॉस के साथ रहने के अलावा ये काफ़ी सारे मूवी, ये जब आया था तो इसको एक बड़ा एक्टर, राइटर, डायरेक्टर और लिरिसिस्ट बनने का इसका सपना था। लेकिन ये वो चीज़ नहीं कर पाया। हालांकि कुछ मूवीज़ में इसे काम करने का मौका मिला जो फ्लॉप रही। हालांकि इसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और जैमिनी स्टूडियो में इसे बहुत अच्छी तरह से कंसीडर भी किया जाता है। अगर आपको कोई सीन आप पिक्चराइज कर रहे हैं और पिक्चराइज करते समय आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है सुबह वहाँ जाएगा और वो आपको हर एक सीन को अच्छी तरह से बताएगा और आपको हज़ारों ऑल्टरनेट वो आपके सामने रखेगा कि आपको कौन सा सीन किस तरीके से पिक्चराइज करना चाहिए। ये आपको अच्छी तरह से सुबह आपको बता सकता है, जो जैमिनी स्टूडियो में नंबर 2 के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा वो थोड़ा एक पोइट भी है, और पोइट इसकी कई उसने एक नॉवल भी लिखा है। हालांकि वो ज़्यादा अरेंज्ड नॉवल नहीं है। तो एक मेन एक तरह से बात करें तो शुभ का यहाँ पे रोल हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक हमें थोड़ा सा पोइट के बारे में बात मिलेगी। इससे पहले एक लॉयर की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ एक लॉयर का भी रोल देखने को मिलता है। उसकी वजह से एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस थी, उसका कैरियर ख़त्म हो गया। और एक दिन ऐसे ही पिक्चराइज करते समय, फिल्म करते समय जो एक्ट्रेस थी वो थोड़ा सा गुस्से में हो गई और उसने प्रोड्यूसर को लेके बहुत सारी फालतू की बातें एक तरह से उसे गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तो ये जो बंदा था, लॉयर था, इसने रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर दिया और जैसे ही उसने सांस लेना, हीरोइन ने सांस लेने की कोशिश की, उसी समय उसने वो रिकॉर्डिंग वापस ऑन कर दी, उसको रिवाइंड करके चला दिया। और जिससे वो बहुत ज़्यादा वो उस बात को कवर नहीं कर पाई, सभी लोगों को बात पता चल गई उसकी। और उसके बाद उसके कैरियर का एक तरह से उसने वो एक्टिंग करना गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। और उसके इससे से उसके कैरियर का जो प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस थी, उस लॉयर की वजह से उसका कैरियर बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये लॉयर हमें देखने को मिलेगा। हालांकि ये एक लीगल एडवाइज़र के रूप में जाना जाता है वहाँ पे। तो इसके अलावा एक चीज़ बात हुई है यहाँ पे, जो फ्रैंक बुचामन था वो जैमिनी स्टूडियो, स्पेशली जैमिनी स्टूडियो के लोकेशन की बात करें तो ये मद्रास में है। तो जैमिनी स्टूडियो में वो आया था अपने 200 के करीब, एक वो अपने आर्टिस्ट लेकर आया था और वहाँ पे 2 स्पेशल वहाँ पे प्ले वहाँ पे किए गए थे। और एक जॉनथन वैली था और एक दूसरा था द फियर फैक्टर। तो ये दोनों प्ले वहाँ पे किए गए। स्पेशली वहाँ जो जिस तरह से कहा यह जा रहा था, जैमिनी स्टूडियो के करीब 600 के करीब 600 के करीब वहाँ के जो आर्टिस्ट थे या वहाँ के जो ऑडियंस थे, उन्होंने इन प्ले को बार बार देखा था। और जॉनथन वैली में एक तरह का जो सीन था जिसमें सनराइज और सनसेट का जो सीन था वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। बाद में जाके ये इंडियन सिनेमा की कुछ मूवीज़ में कॉपी किया गया था और उसी तरह के सीन पिक्चराइज किए जाते थे। उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन यहाँ के जो प्रोड्यूसर थे, जो डायरेक्टर्स थे, उन लोगों ने इन सीन्स को देख के। इसके अलावा द फियर फैक्टर
कैरेक्टर भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो ये दोनों बहुत ही पॉपुलर हुए थे उस समय जेमिनी स्टूडियो में। इसके अलावा जेमिनी स्टूडियो की अगर और बात करें तो जेमिनी स्टूडियो में एक बार 1950 के करीब 52 के करीब ये एक अनाउंसमेंट किया गया कि यहाँ एक इंग्लैंड का फेमस पोइट आने वाला है। तो हालांकि सब लोग सरप्राइज थे, किसी को पता नहीं था कि कौन। उस समय जो फेमस पोइट्स के नाम थे वो टेनिसन हो या फिर शैली हो या किट्स हो या फिर वर्ड्सवर्थ, इतने ही लोगों के बारे में लोग जानते थे, इससे ज़्यादा वो लोग जानते नहीं थे। तो ये एक थोड़ा सा लोगों में सरप्राइज का विषय बना हुआ था कि भाई ये जो पोइट आने वाला कौन है। तो कुछ लोगों ने इसे कहा कि ये एक्चुअली ये पोइट नहीं, ये एक एडिटर है, किसी न्यूज़पेपर का एडिटर है। तो बाद में वो पोइट आया, उसने एक बड़ा सा स्पीच दिया। तो यहाँ अशोक मित्रन कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आया उसका स्पीच क्या था और किस तरह का उसने स्पीच दिया और क्या कहना चाहा, वो बात मेरी समझ से बाहर थी। लेकिन उसके बाद कुछ सालों के बाद उसने एक नॉवल पढ़ा था और वो द गॉड हैज़ फेल्ड ऐसे करके कुछ नॉवल था। उस नॉवल को उसने पढ़ा, उसके बाद में उसे पता लगा कि ये जो जेमिनी स्टूडियो में जो पोइट आया था वो स्टीफन स्पेंडर था, जिसके बारे में वो समझ नहीं पाया। क्योंकि उस समय जब उसने स्पीच दिया था, तो उसके एडिटर ने जब स्पीच दिया था तो उसमें डेमोक्रेसी और लिबर्टी ऐसे करके कुछ वर्ड्स का काफ़ी सारा स्पाइस मिला के वो स्पीच दिया गया था। तो उसको हालांकि ठीक तरह से समझ नहीं आया, लेकिन बाद में जाके उसे पता लगा कि जेमिनी स्टूडियो में जो विजिट किया था जिसने, और वो पोइट और कोई नहीं था, स्टीफन स्पेंडर था जो इंग्लैंड से आया था। तो ये तो है पूरी कहानी जेमिनी स्टूडियो को लेके। अब बात आ जाए कि प्रोबेबल क्वेश्चंस कौन से होंगे इस चैप्टर में से कि जेमिनी स्टूडियो को लेके जो बात हो रही है। तो एक जो बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि जेमिनी स्टूडियो के बारे में अपने एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करिए, या फिर जेमिनी स्टूडियो के बारे में अशोक मित्रन क्या बताता है, किस तरह से जेमिनी स्टूडियो में एक मेकअप डिपार्टमेंट होता था, उसको डिफरेंट टाइप के लोगों ने उसे हेड किया, उसे रूल किया, और उसके बाद उसमें उस डिपार्टमेंट में किस तरह के लोग कैसे काम करते थे, ऑफिस बॉय का क्या काम होता था, बाकी और जो मेकअप आर्टिस्ट थे वो किस तरह से लोगों को मेकअप लगा के उनके भद्दे चेहरे बना दिए जाते थे, अच्छा खासा एक अच्छा इंसान दिखने वाला वो डिफरेंट दिखने लग जाता था उस पैनकेक्स की वजह से, उन मेकअप मटेरियल की वजह से, जो एक वहाँ का ब्रांड नेम हुआ करता था। तो ये जेमिनी स्टूडियो के बारे में बात हो सकती है। इसके अलावा सुबू के कैरेक्टर को लेकर बात हो सकती है कि सुबू किस तरह का था, जो जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 के नाम से जाना जाता था, सुबू। और ये अगर इसकी बात करें तो ऑफिस बॉय के अलावा ये बहुत ही टैलेंटेड था, और ये एक डायरेक्टर, राइटर और इस लिरिसिस्ट बनने के लिए यहाँ आया था जेमिनी स्टूडियो में। हालांकि कुछ मूवीज़ में से काम करने का मौका मिला, लेकिन वो ज़्यादातर सारी मूवीज़ थी उसकी फ्लॉप थी, और हालांकि उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया था। इसकी वजह से अगर डायरेक्टर को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता किसी सीन के पिक्चराइजेशन में, तो ये बंदा वहाँ पहुँच जाता और आपको दुनिया भर के ऑल्टरनेट्स आपके सामने रख देता कि इस सीन को किस तरह से आप पिक्चराइज करें। तो ये सुबू को बहुत अच्छी तरह से आता था। हालांकि थोड़ा सा वो पोइट भी था, एक थोड़ा और पोइट्री भी कर लेता था। इसके अलावा जेमिनी स्टूडियो में जो फ्रैंक बुचम आया था और वो अपने जो ट्रुप्स के साथ आया था, तो वो वहाँ स्पेशली कौन से 2 प्ले किए गए और वो आगे जाकर किस तरह से इंडियन सिनेमा का उसने इन्फ्लुएंस किया, ये एक और क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ हम 2 प्ले की बात करें तो स्पेशली जोंथम वैली की बात करें। जोंथम वैली में जो पिक्चराइजेशन के सीन थे, जो सनराइजिंग और सनसेटिंग के, वो बाद में एक तरह से किस तरह से फ्लूट बजाते हुए उन सीन्स को पिक्चराइज किया गया था। तो वो बाद में जाकर लोग उससे इतने इंप्रेस हुए कि वो बाद में मूवीज में इस तरह के सनराइजिंग और सनसेटिंग के सीन्स वो इंक्लूड किए जाने लगे, और इंडियन सिनेमा में इस तरह के सीन आपको देखने को मिल जाएंगे मूवीज में। तो ये आपको देखने को मिलेगा आपको इसमें। इसके अलावा बात हो सकती है कि जो 1952 में जेमिनी स्टूडियो को जिस पोइट ने विजिट किया था उसके बारे में अशोक मित्रन का क्या कहना है। तो अशोक मित्रन का मानना है कि जिस पोइट ने जेमिनी स्टूडियो को विजिट किया था, शुरू में हालांकि सस्पेंस था, किसी को पता नहीं था कि कौन आ रहा है। कोई कह रहा था कि वो एडिटर है, कोई कह रहा था कि एक्चुअली वो राइटर है, कोई कह रहा था पोइट है। तो इस तरह की बातें उसके बारे में सुनने को मिल रही थी। लेकिन कह रहा है कि जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस है उसने एक लंबा सा स्पीच तैयार किया और फ्रीडम वगैरह ऐसी कुछ बातें उसमें शामिल करी, डेमोक्रेसी, इस तरह की चीज़ें, एक बड़ा स्पाइस लगा के एक स्पीच पढ़ा गया था उसके रिस्पेक्ट में। और हालांकि वो जो स्पीच दिया था उसने, वो स्पीच कह रहा है कि अशोक मित्र मैं समझ नहीं पाया, मुझे आइडिया नहीं था ये कौन था। अब बाद में आगे जाके बाद में उसे पता लगा, जब उसे एक नॉवल पढ़ने को मिला तब पता उसे लगा कि ये और कोई नहीं था, ये स्टीफन स्पेंडर था। क्योंकि हालांकि वो कुछ पॉइंट्स के बारे में जानता जरूर था, जिसमें शैली है, किट्स है, वर्ड्सवर्थ है, टेनिसन है, इनका नाम उसने सुना था, लेकिन स्टीफन स्पेंडर का उसने कभी नाम नहीं सुना था। तो बाद में जाके उसे पता लगा कि ये स्टीफन स्पेंडर है। तो ये सारी चीज़ें बाद में उसे पता लगी
तो ये इस कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आप इसमें देख सकते हैं। 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे। स्पेशली अगर टॉप क्वेश्चंस की बात करें तो हम लोग यहाँ सुबु के कैरेक्टर स्केच को लेकर बात करेंगे, जो ऑफिस बॉय के नाम से जाना जा सकता था। क्या ऑफिस बॉय कौन है और क्या इसका रोल रहेगा, तो ये 2 चीज़ें सॉरी इसमें आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ आपको पता लगेगा कि सुबु कौन था। तो ये था आज का चैप्टर जिसे हम लोग लेकर आए थे आपके लिए, पोएट एंड पैनकेक्स। कल हम लोग फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए ट्रिपल जे क्लासेस, और मैं रहूँगा आपके साथ, आपका मनोज सर, जो आपके लिए कोशिश कर रहा है कि हम अच्छी तरह से चीज़ें आपके लिए ला सकें। और ये हमारा एफर्ट है, ये हो सकता है आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से बहुत अच्छा सा कामयाब हो। और इसी वजह से मैं आपके लिए एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत बड़ा थैंक्स कहता हूं सब लोगों को। और हमारे वीडियोस, हमारे जो ट्रिपल जे क्लासेस के वीडियोस हैं, इसके अलावा हमारा दूसरा जो चैनल है ट्रिपल जे ई हब, इन सब वीडियोस को आप देखते रहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग 10th के लिए हमारा एक और चैनल चल रहा है जिसका नाम है ट्रिपल जे ई हब, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहाँ हमें आपको 10th के चैप्टर्स आपको मिलेंगे। जो 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो वहाँ पर जाके अपना अच्छी तरह से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं उस चैनल पर, और अपने आप को अपनी जो स्टडीज़ हैं उसको बेटर वे में वो ज़्यादा उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें रही आपके साथ, और हम मिलेंगे कल आपको एक और नए टॉपिक के साथ। और तब तक देखते रहिए